अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। कल हमें खुशखबरी सुनाई गई कि जनाब जो मार्च का इन्फ्लेशन रेट जो रिकॉर्ड किया गया मार्च 2025 में, उसके जो स्टेट्स थे वो पाकिस्तान की तारीख़ में 59 साल तारीख़ की आप कह लें कि कम तरीन सतह पे मार्च 2024 में इन्फ्लेशन रेट जो था वो 20.7% था और मार्च 2025 में यानी एन रमज़ान में वो 0.7%। तो इसका मतलब है कि एक साल के अंदर 20% जो है इसके अंदर कमी हुई। लेकिन मसला ये है कि जब हम रमज़ानों की बात करते हैं तो रमज़ानुल मुबारक में हमने देखा कि महंगाई का जिन बेकाबू था। बिलखुसूस अगर सिर्फ चीनी की बात करें जो कि एक एवरेज पाकिस्तानी अपनी बॉडी की नीड्स के हिसाब से सालाना 25 किलो कंज्यूम करता है। सिर्फ चीनी की अगर बात करें तो इसमें इसकी कीमत जो कि रमज़ानों से पहले 130 रुपए किलो हुआ करती थी वो 180 रुपए जो है वो मार्केट में दस्तयाब थी। और ये इतना बड़ा जंप था कि इसमें बाकायदा मतलब ये कि हर तरफ से अहवकार थी इस हवाले से कि हुकूमत कर क्या रही है, ये शुगर माफिया जो है किस तरीके से इस्तेहसाल कर रहा है अवाम का। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि जब चीनी की कीमत में 1 रुपए इजाफा होता है तो उसका जो प्रॉफिट बनता है शुगर मिल्स मालिकान का वो 5 अरब 20 करोड़ रुपए, यानी सिर्फ 1 रुपए अगर चीनी बढ़ जाए तो चीनी जो कि 130 रुपए की थी वो 164 रुपए की हुकूमत ने इसका कैप किया, इसको कैप प्राइस कर दिया रमज़ानों में। और फिर उसी में वो 164 की जगह 180 जो है वो मार्केट में रिटेल थी। तो ये 16 रुपए का ही अगर फ़र्क की बात करें, मल्टीप्लाई इसको करें आप 5 अरब 20 करोड़ से, तो पाकिस्तानी आवाम को रमज़ानुल मुबारक में जो उनकी जेबों पे डाका पड़ा है तकरीबन 83 अरब रुपए का डाका पड़ा है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसमें क्या लूप होल्स हैं और ज़ाहिर है कि इसमें बहुत इन्फ्लुएंशियल इसको हम कहते हैं कि ये अशराफिया का बिजनेस है, अशराफिया की सनतें। आप भी इस वक्त भी पार्लियामेंट के अंदर जाके देख लें, हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं उन सब के जो बाअसर तरीन जो हमारे सियासी कायदीन हैं उन सब की कहीं ना कहीं इस शुगर इंडस्ट्री या शुगर ट्रेड से उनका वास्ता है। इसके ऊपर माजी करीब में 2021 में इसी गठजोड़ के हवाले से और मैल प्रैक्टिस के हवाले से कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 44 अरब रुपए का फाइन भी कर चुकी है, जुर्माना भी कर चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात डॉक्टर इकरामुल हक, जिन्होंने इसके ऊपर बाकायदा पूरी रिसर्च की। उनकी क्या फाइंडिंग्स हैं ये हम उनसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। रमज़ानुल मुबारक में अगर किसी की ईद हुई है इस महंगाई के दौर में तो वो सिर्फ और सिर्फ शुगर माफिया की हुई, और वो भी रमज़ान में, ईद से भी पहले जिन्होंने ज़बरदस्त किस्म का मुनाफा कमाया। सर क्या कहिएगा? ये तो आपको पता है कि ये कार्टेल जो है हमारे यहाँ शुगर का, इसका तो बहुत पुराना किस्सा है कि ये किस तरीके से रियासत से आपको पता है कभी स्टॉक के अंदर गलत नंबर देकर और एक्सपोर्ट कर कर वहाँ सब्सिडी लेते हैं और कैसे लिए लोकल मार्केट में भी अपनी जो है मनमानी की कीमतें मनवाते रहते हैं। तो ये एक दफ़ा फिर उन्होंने साबित किया है, यानी कि गुड गवर्नेंस के दावे अपनी जगह पे। शहबाज शरीफ साहब का ये कहना कि वो महंगाई वालों का जो लोगों की है उसमें उन्होंने यानी कि रिकॉर्ड्स उसमें कमी करा कर दिखाया है। और वो एक तरफ एक आइटम में जैसे अभी भी आपने भी फरमाया कि कितने बिलियंस का जो है वो अवाम को जो है वो उन्होंने उनकी जेब से निकाला है। तो ये फिर एक दफ़ा जाहिर करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी भी दौर में आ जाए, ये एक ऐसा कार्टेल है जो अपनी इन हरकतों को कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि वजह उसकी आपने खुद भी जो थी वो फरमा दी कि दरअसल यहाँ इसमें वो पावरफुल तबकात शामिल हैं जो उस वक़्त क्या हमेशा से इक़्तिदार में बैठे होते हैं, और उन्हीं की वजह से ये जो धंधा है ये बार बार, जिसे कहते हैं धंधा है पर धंधा है, ये बार बार उभरता रहता है। और कंपटीशन कमीशन भी अपनी फाइन्स को आज तक रिकवर ना कर सका। हमारा जो अदालती निज़ाम है वो इतना ख़राब है कि स्टेज अभी तक चल रहे हैं। आप सोचिए कि इस वक्त की जो पेनल्टी लगाई हुई उसको कितने साल अब गुजर गए हैं, आप उसका फैसला फरमा दें, बजाय इसको कि अभी यही झगड़े चल रहे हैं कि कंपटीशन कमीशन का जो दायरा इख्तियार है उसकी जो जुरिस्डिक्शन क्या है। तो हमारी अदालतों में भी माशाल्लाह 20-20 साल यही मामला चलते रहते हैं, और ये जो अच्छे वकील करके फिर जाहिर है कि बड़ी बड़ी ये जो मगरमच्छ हैं ये अपने आप को बचा लेते हैं। तो बड़ा अफसोस होता है कि आखिर में इसमें दरअसल जिन लोगों का नुकसान होता है
वो तो वो गरीब तरीन लोग हैं जो बेचारे अपनी एनर्जी की जरूरियात को भी पूरा करने के लिए इस शुगर के ऊपर डिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर। एक तो ये समझिए कि अच्छी न्यूट्रिशन नहीं है, मगर जो है भी वो भी हम लोगों को इतनी महंगी दे रहे हैं कि जिसको देखकर जो है वो यकीनन तौर पर इंसान जो है लरज़ जाता है कि क्या गरीब तरीन लोगों को भी हम इस बुरे तरीके से अपना शिकार बना सकते हैं जो हमारे ये शुगर माफिया के लोग। ठीक, डॉक्टर साहब इसमें एक चीज ये जरूर बताइएगा कि ये सारे फैसले इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर होते हैं, काबीना उसकी तस्दीक करती है, तौसीक करती है, प्राइम मिनिस्टर इसको अप्रूव करता है। बात ये कि नंबर्स दिखाए गए, बताया गया कि जनाब हमारी जो प्रोडक्शन जो सरप्लस प्रोडक्शन होगी वो 2 लाख टन होगी चीनी की, और उसके बजाय जो इजाज़त दी गई एक्सपोर्ट की वो 7,90,000 टन चीनी जो है वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जी बिल्कुल, ये हैरत अंगेज बात है कि ये फिगर्स मौजूद होने के बावजूद भी ये इजाज़त कैसे मिली। और आपको देखा कि जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने अभी आकर भी बड़ी अपनी तरफ से तो फरमा दिया कि जी 180 की बिक्री है तो हम इसको 164 पे कैप करते हैं। तो सारा मामला ही ये जाहिर कर रहा है कि जाहिर है कि इस वक्त किड की मिलें नहीं है। आप जिस पार्टी को भी हाथ लगाएंगे जो इस वक्त इक़्तिदार में है उनकी मिलें मौजूद हैं, तो फिर ये ऊपर जाकर ये सारी चीज़ जो है ये तो बेमानी हो जाती है कि आप हाईएस्ट फोरम के अंदर भी ना सिर्फ फिगर्स में मैनिपुलेशन करते हैं, बल्कि आप देखिए कि अभी भी अगर ट्रेस एंड ट्रैक के बाद भी हम इनकी सही प्रोडक्शन का, इनकी सही जो तरसील का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो फिर बहुत बड़ा टैक्स में भी एविजन हो रही होगी। क्योंकि हमें और आपको तो पता है कि ये बहुत सा जो माल है वो बगैर ड्यूटी के भी निकाल रहे होते हैं और बहुत सी प्रोडक्शन को ये अपनी अंडर स्टेट भी कर रहे होते हैं। और इस लिहाज से देखा जाए तो शायद ये वाहिद सेक्टर है जिसको हम आज तक जो है वो सही तरीके से टैक्स भी नहीं कर सके हैं और ना ही इसके अंदर हम वो बेहतरी ला सके हैं जिससे लोगों को प्राइसेस, बल्कि आपको पता है फार्मर्स को बेचारों को तो उनके पैसे भी नहीं मिलते 2-2 साल बाद जो कहीं जाकर, और इनको सब्सिडी मिलती रहती है बजाय कि वो सब्सिडी एंड ग्रोअर पर पहुंचे और वो कोई बेहतरी की शक्ल हो। सारे का साथ जो है वो बेचारे या तो फार्मर्स का होता है या फिर एंड कंज्यूमर एंड के ऊपर आ जाता है। नाउ पॉइंट ये कि 130 से 164 जब वो प्राइस कैप उन्होंने बढ़ा दिया तो तकरीबन यहाँ पर 34 रुपए का तो एक प्रोविजनिंग वहां पर खुद गवर्नमेंट ने दे दी ना यहाँ पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखिए उन्होंने खुद इसको सेंटिफाई कर दिया। और बड़ी हैरत की बात थी कि जब उन्होंने यह कहा कि 164 पे हम इसको कैप कर रहे हैं तो बहुत वाज़ेह शक्ल थी कि उन्होंने उनकी सारी जो खराबियां थी उसको एक तरफ रखा और एक ऐसी कीमत दे दी जिसके ऊपर भी उन्होंने कितना बड़ा मुनाफा कमाया। और आज तक ये पता नहीं चल सका कि जब इतनी हाई पावर्ड आपने एक कमेटी भी बनाई थी कि वो उनका स्टॉक चेक करेगी और उनके उसके बाद जो है वो इजाज़त दी जाएगी इनको एक्सपोर्ट करने की, वो फिगर्स कैसे मैनिपुलेट हुई और फिर इनकी एकदम से ये जो सो कॉल्ड ये जब चाहते हैं एक शॉर्टेज पैदा कर देते हैं। इसमें आज तक ये हम उनके ऊपर कोई काबू नहीं पा सके हैं। और दूसरी तरफ एफबीआर कहता है कि जी हमने तो अब ट्रेस एंड ट्रैक कर दिया है तो उसकी वजह से हम जो है पूरा इनके साथ जो है वो भी वहाँ भी वही मसला है, वहाँ भी कैप्चर है कि इनकी ना नोटिस दे पाते हैं एफबीआर के लोग, ना आपको याद होगा कि इसके ऊपर जो कमेटी बैठी थी और उन्होंने जो इनके स्टॉक के बारे में और जिनकी टैक्स एवेजन के बारे में रिपोर्ट जारी की, उसमें जब ऑडिट शुरू हुआ तो सब ने स्टे ले लिया जाकर हाई कोर्ट्स में और उसके ऊपर भी आज तक एक बिल्कुल भी पेशरफ्त नहीं हुई। हालांकि उस वक्त एफबीआर ने बड़े दावे किए थे कि हम ये सारा टैक्स इनसे वसूल करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट उनके अंदर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थी वो बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड थी। तो यहाँ पे सर दो चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। पहले तो ये कि सबसे पहले हमारा जो अदालती निज़ाम है उसको स्ट्रेंथन होना होगा। फिर ये जो फैसले होते हैं जो एपेलेट कोर्ट के फिर वो चैलेंज हो जाते हैं हाई कोर्ट्स के अंदर और हाई कोर्ट से फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जाते हैं। कंपटीशन कमीशन का सबसे बड़ा मसला अभी का नहीं, डे वन से उनका सबसे बड़ा मसला यही है कि वो जिसके ऊपर भी फाइन करते हैं वो हायर कोर्ट्स के ऊपर चले जाते हैं। तो ये किस तरह से, क्या इसके लिए जुडिशियल रिफॉर्म्स जो है ये उसमें आएगा या फिर कंपनी लॉ बेंचेस के हवाले से होगा, क्या होगा सिलसिला, क्या इसका वे आउट है? देखिए इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि ये स्पेशल बेंच बनाए जाए और वही ये केस सुने बजाय इसको कि इसको नॉर्मल तरीके से चलाया जाए। एक डेडलाइन होनी चाहिए क्योंकि कोई इतनी बड़ी बात तो होती नहीं कि ये फैसले ना हो सके। और ये सारी जगह पे हाई कोर्ट्स के अंदर भी किया जा सकता है
कि जो कॉर्पोरेट और जो टैक्स के बेंच हैं वो सिर्फ वही केसेस सुने और ख़ास स्पेशलाइज जजेस भी उसमें काम करें। पूरी दुनिया में यही होता है कि आप ये तो नहीं कहा, आप एक तरफ जो है वो फैमिली कोर्ट का केस सुन रहे हैं, अभी आपने जो है वो प्रीएम्पशन का केस सुना है, और अगले ही लम्हे आप जो है वो बड़ा हाईली सोफिस्टिकेटेड, क्योंकि टैक्स अब इतना स्पेशलाइजेशन है, कॉर्पोरेट इतना स्पेशलाइजेशन है, फिर ये फोरेंसिक ऑडिट के जो मसाइल होते हैं, जो फाइनेंशियल क्राइम के मसाइल होते हैं, इसके लिए तो बड़े खास ट्रेंड जजेस चाहिए होते हैं। तो चाहिए कि अब जो नई भर्ती देखिए बड़ी बहुत ज्यादा जजेस रखे गए हैं, मगर ये कोशिश नहीं की गई कि उनकी स्पेशलिटी को मद्देनजर रखा जाए। ये तो नहीं है कि इस फील्ड के लॉयर्स मौजूद नहीं है, अगर उन लॉयर्स को रखा जाए तो फिर उनको उससे सिर्फ यही काम दिया जाए। ये जरूरी तो नहीं कि हम हर एक जज से तवक्को करें कि वो फैमिली लॉज का भी माहिर होगा, वो लेबर लॉ का भी माहिर होगा, वो टैक्स का भी और कॉर्पोरेट का भी और फाइनेंशियल क्राइम का भी। तो ये सोच बदलनी चाहिए अब हमारे जो जुडिशरी में, और इनका फैसला जो है वो वक्त पर। ठीक है, यानी जिस तरह आईनी मामलात पर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस या कोर्ट्स बनाई है, उसी तरीके से स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स हो, बड़ा फोकस हो इनके ऊपर। आप हमारे साथ प्रोग्राम में ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर इकरामुल हक साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है और ब्रेक के बाद हम जानना चाहेंगे कि क्या डीरेगुलेशन इस मसले का के हल की अगर बात करें तो उसमें एक पहला कदम साबित हो सकता है। हुकूमत डीरेगुलेट करे, हुकूमत इस बिजनेस से बाहर निकले, क्योंकि जहां जहां पर हमने देखा है हुकूमत जिस जिस कारोबार के अंदर रही है उस कारोबार का बेड़ा गर्क रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम टेक लेंगे डॉक्टर इकरामुल हक से। वेलकम बैक। डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, डीरेगुलेशन जो है उसके ऊपर मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा आप पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की बात कर लें, पाकिस्तान स्टील मिल की बात कर लें, पाकिस्तान रेलवे की बात कर लें, जहाँ जहाँ हुकूमत कारोबार के अंदर इंगेज है वहाँ वहाँ पर नुकसान है, जहाँ पर नहीं है वहाँ पे फ़ायदा। आप राइस एक्सपोर्ट्स के हवाले से देखें, उस बिज़नेस में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। फिर अभी वीट सपोर्ट प्राइस से हुकूमत निकली और 30% जो है प्राइसेस कम हुई हैं वीट की। यहाँ पर कितना ज़रूरी है डीरेगुलेट करना, हुकूमत बाहर निकले कारोबार से और कारोबार के लिए मुवाफ़िक हालात और कंडीसिव पॉलिसीज बना कर दे खाली। जी बिल्कुल, इसके अलावा कोई चारा कार भी नहीं है। जिन मुल्कों में भी मार्केट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और मार्केट्स के अंदर फ्री कंपटीशन होता है, वहीं अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा होता है और इकोनॉमी को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि एक फेयर कंपटीशन और एक इंडिपेंडेंट मार्केट्स ही इस तरफ ले जा सकते हैं। ये बहुत हमारे यहाँ आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जहाँ जहाँ भी हमने सपोर्ट प्राइसेस का जो है अमल दमल रखा, वहाँ हमने देखा कि करप्शन भी हुई, वहाँ पे मैनिपुलेशन भी हुई, और अल्टीमेटली वहाँ लूजर जो थे अवाम भी थे और इकोनॉमी भी थी। तो अगर ये चीनी का डीरेगुलेट करते तो बहुत बेहतरी हो सकती है दुनिया में। जहाँ किसी को बेहतर रेट मिलेगा वो मंगवा लेगा, जो यहाँ से अच्छा रेट पे एक्सपोर्ट कर सकता होगा एक्सपोर्ट कर लेगा, और इस तरह से एक फेयर कंपटीशन भी होगा और इनकी मोनोपोली भी खत्म होगी। और ये इसलिए नहीं होने देते कि जाहिर है कि इसमें एक माफिया लाइक और कार्टेल लाइक जो है वो बिहेवियर है, और इसका यही हल है कि इसको जल्दी जल्दी डीरेगुलेट किया जाए, उतना ही बेहतर है। हाँ, लेकिन जो सपोर्ट प्राइस का असल जो बेनिफिट दिया जाना था वो तो ग्रोअर्स को दिया जाना था ना, किसानों को उनका बेनिफिट होता। वो तो कभी नहीं मिला, वो तो कभी भी नहीं हुआ। वहां पे उनका इस्तेहसाल, उनके लिए फाइनेंसिंग जो है वो बहुत बड़ा मसला। ये मुझे बताइए सर कि हर चीज जो है वो IMF देख रहा है। हम अगर कोई सब्सिडी देना चाहें तो वो भी हम देखते हैं कि IMF उस पर अगर हमें ओके करता है तो हम देते हैं। तो ये इस तरह हमारा जो डील है ये हमने तो शायद सही नहीं करना, ये क्या किसी डंडे के जोर पे सही हो सकता है? जी अभी तो IMF ने इस प्रोग्राम में शर्त रखी हुई है कि आप ये सपोर्ट प्राइसेस नहीं करेंगे और इससे बाहर आएंगे, मगर जैसे कि हमें पता है कि इसमें बहुत रेजिस्टेंस है। तो यही लोग जो एक्सप्लॉइटर हैं ये फिर लोगों के जरिए ये कहलवाना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी, अगर ये एक्सपोर्ट प्राइस ना हुई तो ग्रोथ जो है वो तो इसको काश्त ही नहीं करेगा और जो है ये सारी मार्केट जो है कोलैप्स कर देगी। ये सब इनके बहाने हैं। हाँ। क्योंकि यही लोग होर्डिंग करते हैं, यही लोग किल्लत पैदा करते हैं और यही लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इन्होंने एक तरह से, जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि माफिया लाइक ऑपरेशन बनाया हुआ है। तो अब जाहिर है कि ये खुद तो कभी भी नहीं करेंगे। अगर IMF इसको आगे जाकर बहुत सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करता है तो फिर एक उम्मीद है, क्योंकि जब सर वो डंडा आया ना 75 साल में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का भी तो डंडा आया ना, आप करने के लिए तैयार हैं। तो ये इसी तरीके से फिर ये लोग मानेंगे ही डंडे से, फिर इसी तरीके से सीधा करना पड़ेगा। जी बिल्कुल फरमाया आपने, ये अपने तौर पर तो कभी भी नहीं करेंगे,
और ये जब IMF की तरफ से सख्ती होगी फिर ही इनको होश आएगी और वही करवा सकेंगे इनसे। ये खुद तो बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं है। तो क्या किया जाना चाहिए इसमें फिर, किस तरह का? वो बेहतर तो यही है कि जनाब एक कंसल्टेशन हो, सारी चीजें हो। फिर हम जिस तरीके से SIFC के अंदर देख रहे हैं, हमारी एग्रीकल्चर का जिस तरह से फोकस है, तो ये इसको मैं कहूँगा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, चाहे वो SIFC के अंडर हो या किसी और प्लेटफॉर्म से हो, बट ये नीड ऑफ द आवर है। जी बिल्कुल, इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है मेरे ख्याल में। जितना हम इसमें डिले करेंगे, हम देखेंगे कि ये लोग और से ज़्यादा जो है अपनी मुनाफाखोरी करते रहेंगे और इससे ना मईशत में कोई बेहतरी आएगी और एंड यूजर्स और ग्रोअर्स की जो हालत है वो दिन ब दिन और ख़राब होती जाएगी। तो जितना इसमें बेहतरी जितनी जल्दी की जाए उतना ही अच्छा होगा। ओके, अच्छा, दुनिया किस तरह से, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये जो माफिया है दुनिया भर में होते हैं, वहाँ पे किस तरह से इसके ऊपर काबू पाया गया? ऑटोमेशन के हवाले से बात कर ले, सप्लाई चेन के हवाले से बात कर ले, मिडिल मैन का जो रोल है उसको कम करने के हवाले से बात कर ले, तो पूरी दुनिया में इस तरह की चीज़ें रही हैं। हम मसला ये कि हम फंस के रह गए, और उससे भी बड़ा मसला ये कि हमारी जो सियासी अशराफिया है वो इसकी बेनिफिशरी है। जी बिल्कुल, दोनों दुनिया में जहाँ जहाँ भी ये रॉबन बैरन किस्म के लोग थे शुगर में और कमोडिटी में, वहाँ उन लोगों ने मार्केट्स को बेहतर किया, डिजिटल मार्केट्स आ गई, और ट्रांसपेरेंसी आ गई। जो बायर थे और जो सेलर थे वो उनको एक प्लेटफॉर्म मौजूद था, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये जो स्टेट ने अपनी जो विल से उसको तोड़ा, उस पूरे माफिया लाइक ऑपरेशन को ख़त्म किया। अब हम ही ऐसे ममालिक में रह गए हैं, कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस ख़त्म होने के बाद डिकोलोनाइजेशन से हमने कोई अपनी तरफ उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, और वही ताकतें जो पहले भी ये हरकतें करती थी। अब बल्कि देखिए, आज़ादी के बाद से ये जो लोग हैं, हमारी कॉटन जो एक ज़माने में हम बेहतरीन प्रोड्यूस करते थे, जो हमारी वैल्यू एडेड होती थी टेक्सटाइल में, और कॉटन लिंट हमारी मिस्र के बराबर समझी जाती थी। अब आप सोचिए कि हम कॉटन भी वहाँ से इम्पोर्ट करने के, और कॉटन के एरियाज में इन लोगों ने शुगर केन की मिले, पहले तो शुगर केन, फिर वहाँ मिले लगा कर पाकिस्तान की तबाही किया। और फिर देखिए, ये शुगरली चीज़ों से जो ड्रिंक्स बनी, सारी चीज़ें बनी, उस पर पूरी दुनिया ने टैक्सेस लगाए, और हम उसको भी प्रमोट करते हैं। तो वैसे ये बीमारी का बहुत बड़ा मसला है, हेल्थ का बहुत बड़ा मसला है। और दूसरी तरफ बिल्कुल ये मार्केट जब तक इसकी ट्रांसपेरेंट नहीं होगी और जब तक ये डीरेगुलेट नहीं होगा, ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। बाकी ममालिक ने इसको ऐसे ही हल किया है और हमें भी ऐसे ही हल करना होगा। ठीक, तो वे फॉरवर्ड आपने बता दिया। अब ये बताइए कि कितनी इंपॉर्टेंट है, हम तो सेपरेटली प्रोग्राम में डिस्कस करना चाह रहा था आपके साथ, लेकिन यहाँ पर चूंकि आप मौजूद हैं तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा यकीनन उठाना चाहूँगा। ये इस वक्त ट्रंप टैरिफ वॉर है, इसमें कहीं ना कहीं आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है? क्योंकि जो पाकिस्तान के बिलखुसूस अगर टेक्सटाइल के हवाले से बात कर लें, जो मेन कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, वियतनाम हो, उनके ऊपर टैक्सेस हमसे कहीं ज़्यादा हैं। तो कोई एक अपॉर्चुनिटी निकल रही है पाकिस्तान के लिए कहीं? जी बिल्कुल निकल सकती है। देखिए, कॉटन बेल्स भी हम बाहर से मंगवा रहे हैं, उसके ऊपर भी अगर हम खत्म करते हैं ड्यूटी, और फिर इतनी ज़्यादा हमने अपनी जो इंटरनल ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं कि एक्सपोर्टर को भी पहले 18% सारा दे दे, फिर उसके बाद वो इंतज़ार करे रिफंड का, और जो हमारा अपना टैरिफ का निज़ाम है वो इतना हॉरिबल है कि अब पूरे खित्ते के अंदर जो हमारा है उसके अंदर हमारा शायद हम और म्यांमार और 2-4 मुल्क ऐसे रह गए होंगे जो इतनी हाई टैरिफ जो हैं वो लिए बैठे हैं। तो ट्रेड को हम अभी बहुत बेहतर कर सकते हैं। हमारे लिए तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जबकि हम देख रहे हैं कि जो हमारे इसमें कंपेटिटर हैं उनके ऊपर तो हमसे ज़्यादा, जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया है ज़्यादा उनको टैरिफ आयद किया है। तो अगर हम थोड़ा सा इससे अपनी हुकूमत जो है फौरी तौर पर एक तो अपने टैक्स ठीक करे, और इनकी अगर हम ये 18% वाला जो पहले हमने फार्मूला रखा हुआ है, और जो बाहर से बेल्स आती हैं, अगर हम इसको 0 रेट कर दें तो फिर हम तो बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, यानी हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको बेहतर करें, और उसके बाद एक तो हम कॉम्पिटिटिवनेस हमारी बढ़ जाएगी, और फिर दूसरा सर एक और चीज़ है, शायद उसे हम मिस आउट कर रहे हैं। हमने ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह की हमारी बड़ी बड़ी बातें हैं, और ये सीपैक के अंदर भी, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि जनाब अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर अमेरिका में आके आप अपनी प्रोडक्ट यहाँ पर बेचें। अगर टैरिफ का इतना ही मसला है तो हम चीन को दावत दे सकते हैं, हम दूसरे मुल्कों को दावत दे सकते हैं, आइए हमारे इकोनॉमिक जोन में आइए, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाइए, यहाँ पर प्रोडक्शन करें और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करें।
जी, बिल्कुल ज़ाहिर है कि इन चीज़ों में तो हमारा कम्पेटिटिव एज है ही है। मगर जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम अब उस लेवल की कॉटन क्यों नहीं यहाँ पे पाकिस्तान में कल्टीवेट कर पा रहे हैं। तो फिर एप्टिमा वगैरह को भी चाहिए कि वो ग्रोवर्स के साथ मिलके अच्छा बीज लाएँ। और जो एक तरफ हमारा एक ज़माने में फोटे होता था, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम और मिस्र हम पल्ला थे इसमें, उनकी कॉटन लिंट और हमारी कॉटन लिंट का एक ही जो था मेयार था। तो बहुत हम आगे जा सकते हैं और इसमें ये तो हमारे लिए तो ये ग्रेट अपॉर्च्युनिटी है जिसको ये हम समझ रहे हैं। बाकी मुल्कों के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस है, पाकिस्तान के लिए तो ग्रेट अपॉर्च्युनिटी है। अगर ये अपनी पॉलिसीज दुरुस्त कर लें और 3-4 अच्छे हाथ उठा लें तो हमारी एक्सपोर्ट तो इसमें 4 गुना हो सकती है और हाँ, हम बहुत आगे जा सकते हैं। यानी यानी एक इन जनरल अगर हम कहें कि दुनिया में कोई अगर मुसीबत आती है, चाहे वो 9/11 हो या जी वो जी पैंडेमिक हो, पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी एक बेहतर सूरत हाल आई जाती है। इसलिए कि 9/11 में हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर बड़े डॉलर्स आए, उसके बाद जब अफगान वॉर और फिर 9/11 पैंडेमिक में हमने देखा कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, चूंकि हमने बंद नहीं की थी और दुनिया के बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो है पाकिस्तान को मिल रहे थे, तो एक अपॉर्चुनिटी जरूर कहीं ना कहीं हमें मिल सकती है। बात यह है कि हम कितना स्मार्ट इससे डील कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटे सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है कि पाकिस्तानी बैंकों के हाथ जो है वो पता नहीं कौन सी एक जादुई छड़ी लग गई कि जो प्राइवेट सेक्टर के क्रेडिट्स हैं, जो निजी शोबों की कर्जगिरी है, उसमें 352% इजाफा हुआ है 9 माह में। और याद रहे कि एक ऐसे वक्त में कि जब शरह सूद 22% से ड्रॉप होती हुई 12% पर आ गई है। तो ऐसे में ये कर्जे किसने लिए और कहां इस्तेमाल हुए, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आपको बताएं कि जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक 9 महीने में पाकिस्तानी जो बैंक्स हैं, इनकी जो प्राइवेट सेक्टर के लिए लैंडिंग है, उसमें तकरीबन 352% रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इस दौरान 481 अरब रुपए का निजी शोबे को कर्जा दिया गया। अब सवाल यह है कि यह पैसा आया तो लगा कहां पे। हम बात करेंगे यूसुफ फारूक, जो कि मौशी तज्जियाकार हैं, चेस से क्या ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया यूसुफ। सबसे पहले तो हमें ज़रा एक बुनियादी तौर पर यह बताइएगा कि आपके या पूरी दुनिया में किसी भी जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसके अंदर, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, किसी भी बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहले तो ये बताइएगा ज़रा। इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया दावत देने का। देखिए, बैंक्स का मेजर मकसद तो यही होता है कि लोगों की जो है वो सेविंग्स मोबिलाइज करना, उनसे डिपॉजिट्स लेना, हाँ। और फिर उन डिपॉजिट्स को आगे बिजनेसेस को लेंड करना या हुकूमत को लेंड करना। पाकिस्तान में सैटली ज़ाहिर होता यह है कि बहुत ही बड़ा हिस्सा डिपॉजिट्स का जो है वो हुकूमत बोरो कर लेती है और प्राइवेट सेक्टर को क्राउड आउट कर देती है, और प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत ज्यादा बैंक्स के पास पैसे बचते नहीं है प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए। ठीक है, क्राउडिंग आउट हो जाती है वहां पे। ये बताइएगा, एडीआर, एडवांस टू डिपॉजिट रेशो, जाहिर है कि आपने जितना लिया है लोगों से पैसा और उसके बाद जितना फाइनेंसिंग की है, लोगों को लोन दिया है, वो उसका एक तनासुब होता है। लास्ट प्रोग्राम जब मुझे याद है 4-5 महीने पहले आपसे मेरा हुआ था, तो उस वक्त एक एडीआर का बड़ा क्राइसिस आया हुआ था। वो क्या लिमिट थी कि कितना बैंकों के लिए लाजमी था इतने परसेंट जो है वो आप अपने प्राइवेट सेक्टर को दें, अदरवाइज आपके ऊपर जो है पेनल्टी इंपोज होगी, वो क्या था, जरा रिकॉल कीजिएगा। देखिए इमरान भाई, उस वक्त हुकूमत ये चाह रही थी, देखिए हुकूमत चाह रही थी टैक्स कलेक्ट करना। उसमें मकसद ये नहीं लग रहा था कि एडीआर बढ़ाना है। हाँ। मकसद उस वक्त भी यही लग रहा था कि हुकूमत जो है बस कोई तरीका चाह रही है कि बैंक से वो ज्यादा पैसे टैक्स की मद में जमा कर ले। तो हुकूमत ने किया यह था कि किसी भी बैंक का अगर 50% से नीचे एडीआर है तो कहा था कि उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगेगा। उसकी वजह से हुआ यह था कि बहुत सारे बैंक्स ने जो है ज़ाहिर फौरन ये कोशिश कर दी थी कि या अपने डिपॉजिट्स कम कर दें या अपने एडवांसेस को बढ़ा लें। हाँ। तो ये जो आपको एडवांसेस की इतनी ग्रोथ भी नजर आई है दिसंबर तक, आप नोटिस करेंगे कि जनवरी और फरवरी में आप ये एडवांसेस वापस गिरना शुरू हो गए। मतलब नहीं सर, मैं उससे पहले जरा मैं आऊं, क्योंकि उस वक्त 22% जो है वो आपका पॉलिसी रेट चल रहा था और 22% में किसी को वारे नहीं आता, वायबल नहीं होता, किसी को लेना फिजिबल नहीं होता। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मुसलसल पॉलिसी रेट आपका गिरना शुरू हुआ, 22% से आज के ऊपर आ गया। और ऐसे में जब पॉलिसी रेट इतना मुसलसल गिर रहा हो तो तब भी प्रॉब्लम होती है। लोग ये समझते हैं कि जितना हम अगर फाइनेंसिंग ले लेंगे उसके बाद रेट और गिर जाएगा तो हम लॉस में होंगे। तो ये बड़ा मसला आ रहा था उस वक्त बैंकों के लिए। इसका हल क्या निकाला? बड़ा इंटरेस्टिंग हल है, आप बताइए ना हमें। देखिए इमरान भाई, लेंडिंग का रेट तो अभी भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हाई है। अगर 12-13% भी अगर काइबोर और डिस्काउंट रेट रहता है
तो इसके ऊपर बैंक्स जनरली 2-3% ऊपर ही लैंड करते हैं। तो अभी इस वक्त भी बैंक्स 15% पे ही लैंड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर ऑफटेक की इस रेट के ऊपर जो है वो उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि उससे बैंक्स ने किया क्या, देखिए जाहिर है बैंक्स को गलत इंसेंटिव दिया हुकूमत ने, और हुकूमत ने इंटरवीन करने की कोशिश की कि अगर आप एडीआर ये नहीं रखेंगे तो हम आपको टैक्स लगाएंगे। तो बैंकों ने यही करना शुरू किया कि या तो डिपॉजिट्स को वापस करना शुरू किया, कुछ बैंकों का हमने सुना कि उन्होंने डिपॉजिटर्स को पैसे वापस करना शुरू किए हैं, और दूसरे एंड पे जो है हमने ये देखा कि बैंक्स ने कुछ पैसे अपने अच्छे क्लाइंट्स को बहुत ही कम रेटों पे दिए, कि K-3, K-4 पे देना शुरू कर दिए, ताकि वो बैंकों के जो क्लाइंट्स हैं वो सामने टी बिल्स में या गवर्नमेंट को ही लेंड कर दें। तो उस पूरी एक्सरसाइज का कोई बहुत फायदा हुआ नहीं। बैंकों का बहुत ज्यादा जो है वो टाइम भी जाया हुआ, और स्टाफ ने भी जो है वो वहां पे यही सर हमने तो सुना है इसमें बिलियंस इसमें जो है वो कमाए हैं, बैंकों ने भी कमाए हैं, कंपनियों ने भी कमाए हैं, और जाहिर है कि वो जो पैसा था जो उनके नाम पे उनको दिया गया वो ट्रेजरी बिल्स किए, वो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफटेक जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आया, और चूंकि वो टी बिल्स के अंदर गया, बॉन्ड्स के अंदर गया, तो वहां पर उनको जो है गारंटीड रिटर्न भी मिला। ये तो स्टोरीज ये आ रही है सामने। इमरान भाई मेरा नहीं ख्याल है कि किसी ने कोई बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं इससे, और अगर पैसे किसी ने कमाए भी हैं और किसी बैंक ने कोई एक्स्ट्रा फेवर भी किसी क्लाइंट को दिया है, तो वो बैंक की जेब से जो है बैंक के क्लाइंट के जेब में पैसे गए हैं। बैंक्स पहले वो टी बिल्स खुद खरीद रहे थे, और उसके बाद जो है उन्होंने क्लाइंट्स को दिला दिए लेंड करके। तो किसी ने कोई पैसे कमाए नहीं, बस एक एक्सरसाइज हुई अननेसेसरी इकोनॉमी में उसकी वजह से। जो सर आप कैसे कह सकते हैं, देखिए आप कैसे कह रहे हैं कि कमाए नहीं। मिसाल के तौर पे अगर बिलियंस किसी एबीसी कंपनी जो है उसके नाम पे उसको लैंड किए गए, और वो एबीसी कंपनी ने या तो स्टॉक मार्केट में लगाए या फिर वो टी बिल्स के अंदर कमाए, जहां से 3, 6 और 9 महीने के व्हाटएवर जो भी गारंटीड रिटर्न थे, पैसा तो उस पैसे से कमाया ना। सर आप कैसे कह रहे हैं कि देखें जहां तक अगर किसी ने बोरो करके वो पैसे स्टॉक मार्केट में डाल दिए का ताल्लुक है, तो देखें फ्री लंचेस इमरान भाई नहीं होते। अगर किसी ने बोरो करके स्टॉक मार्केट में लगाया तो उसने वो रिस्क भी लिया, और जहां टी बिल पे लिया तो देखें कोई बहुत मेजर आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं थी। अगर किसी ने कमाए तो आधा % या 1% कमाए, और वो बैंक की जेब से निकल के और क्लाइंट की जेब में चले गए। तो ये कोई माय डियर 352% का जो इंक्रीज है, ये नंबर कुछ नहीं कहता आपको? इमरान भाई 352 ये शायद नहीं है, ये कोई 11-12 ट्रिलियन के 12.7 ट्रिलियन के 3-4 महीने पहले एडवांसेस थे, वहां से 16 ट्रिलियन हो गए, और अब वापस जो है वो इस महीने के एंड तक वो 14 ट्रिलियन पे आ जाएंगे। बैंकों ने शॉर्ट टर्म लेंड किया अपने क्लाइंट्स को एट रेट्स दैट वर लोअर देन नॉर्मल मार्केट रेट, और उन्होंने वो पैसे पे टी बिल में लगा दिए। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई मेजर आर्बिट्राज अवेलेबल था कि कोई फ्री पैसे किसी ने बनाए हो उसके अंदर। ओके, यानी जो आइडियली कहा जाता है कि जरा प्राइवेट सेक्टर को इतना अगर मिल गया तो फिर वो एक्सपेंशन में जाएगा। अगर ये रियल टर्म प्राइवेट सेक्टर के पास आया होता तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें नजर आती कि कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता इमरान भाई वो आहिस्ता आहिस्ता होगा, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स पाकिस्तान में नीचे आते जाएंगे और 10% से नीचे जाएंगे, तो आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। अभी इकोनॉमी ज़ाहिर एक बहुत ही मुश्किल फेज से निकली है, जिसके अंदर बहुत ही हाई इन्फ्लेशन थी जो अब कंट्रोल हो गई है, एक बहुत ही हाई करंट अकाउंट डेफिसिट था वो कंट्रोल हो गया है, करेंसी में बहुत वॉलेटिलिटी थी वो कंट्रोल हो गया, और अब उसके साथ जो है वो एक बहुत बड़ी चीज हुई है कि बिजली की कीमत कम हो गई है। तो ये सारी चीजें जब हो गई हैं, अब जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर ऑफटेक में आपको बेहतरी नजर आएगी, और लोग आप प्रोजेक्ट्स के लिए बोरो आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू करेंगे। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से रेट्स बहुत हाई हैं। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि जो लैंडिंग है इस्लामिक बैंक्स की, वो कन्वेंशनल बैंक्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा है, वो कहीं ज्यादा लीड कर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए ग्रोथ बहुत ज्यादा आ रही है काफी सालों से इस्लामिक बैंक्स में, और उसका जो है मेजर वजह उसकी कल्चरल है। देखिए एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इस्लामिक बैंक्स को डिपॉजिट जो है वो कमर्शियल बैंक से कम रेट पे मिलते हैं, तो वो कम रेट पे लेंड भी करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन इसके साथ ये भी याद रखना चाहिए कि ये एक कल्चरल चीज है कि हम कि पाकिस्तानी बिजनेसेस जो हैं वो ज्यादा इस्लामिक बैंक से लेना चाहते हैं लोन्स, और ज्यादा इस्लामिक बैंक को डिपॉजिट देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए कल्चरल फिनोमिना है, ये कल्चरल फिनोमिना, एक मेजर शिफ्ट फिर इस वक्त नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद है यूसुफ फारूक मौशीदार और चेस सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड हैं। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।